हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी काफ़ी अच्छे होगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होगे। गाइस, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने न्यू फंक्शन एफएफ का ट्रेलर वीडियो पोस्ट किया था। तो उसमें मैंने जो टाइटल का नेम रखा था वो था यू आर ऑलवेज माइन। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस नाम से ऑलरेडी एक एफएफ शेयर्ड है। और जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो वाकई में इस नाम से एक एफएफ ऑलरेडी शेयर्ड था। तो अभी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो अभी हमारा इस एफएफ का नाम है लव ब्लॉसम्स एट द फर्स्ट साइट। ये एक मॉडर्न वांगशन एफएफ है जो कि मैंने खुद की इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है। आई होप सो कि और एफएफ्स की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। इसमें लान वांग जी टॉप है और वेइंग बॉटम। तो चलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। लान वांग जी एक पॉजिटिव स्ट्रिक्ट बिलियनियर माफिया है जिससे सभी लोग बहुत डरते हैं। कोई हिम्मत नहीं करता उसके सामने कुछ भी कहने की। आज तक वांग जी को किसी से भी प्यार नहीं हुआ था, पर वेइंग से उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। हमारा वेइंग एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करने और घर दोनों को चलाने की जिम्मेदारी है। उसका एक भाई है जिसकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है और एक बहन है जिससे वो बहुत प्यार करता है। भाई का नाम है जियांग चंग और बहन का नाम है जियांग ली। वे वुशियन और लान वांग जी की लाइफ बिल्कुल दो दिशाओं की तरह है। ये एक समवॉट आप कह सकते हो हेट टू लव स्टोरी टाइप है। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रात का 11 बजा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनसान सड़क पर एक मर्सिडीज बेंज कार बहुत ही तेज़ स्पीड से निकली। उसके पीछे कई सारी और भी कार्स थीं जो उसका पीछा कर रही थी। वो मर्सिडीज़ कार लान वांग जी चला रहा था और उसके हाथ से खून बह रहा था क्योंकि उसे गोली लगी थी। वांग जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था जो उससे गुस्से में कह रहा था कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने मन की करनी है ना वांग जी। तुमसे किसने कहा था कि तुम अकेले वहाँ पर डील करने के लिए जाओ? हाँ। वांग जी चुपचाप उस पर्सन की बात सुनता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने को कंट्रोल करते हुए कहा, अंकल आप परेशान मत हो, मैं घर वापस सही से आ जाऊंगा। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसको गोली लगी हुई है। तभी वो फ़ोन दूसरे पर्सन ने ले लिया। वो लान वांग जी का भाई लान शी चैन था। वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने अपने हाथ में जो गोली लगी थी उसके दर्द को छुपाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका भाई आप सबके पास वापस सही सलामत वापस आएगा। इससे पहले कि लान शिचैन कुछ और कह पाता, कॉल कट हो गई। इधर वांग जी ने जब देखा तो उसे पता चला कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। ये देखते ही वांग जी ने गुस्से में फ़ोन कार की बगल वाली सीट पर फेंक दिया। वो सोचने लगा क्या आज ही मेरे साथ ये सब होना था? वांग जी एक हाथ से कार की स्टीयरिंग को पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी गन को देख रहा था कि उसमें कितनी गोलियां बची हैं। गन में सिर्फ 4 गोलियां थीं और जो लोग वांग जी का पीछा कर रहे थे वो उससे कहीं ज़्यादा थे। वो सारी कार्स बहुत स्पीड में वांग जी की कार का पीछा करती जा रही थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पर तभी रोड पर थोड़ी दूर पर उसे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर वांग जी ने अपने कार की स्पीड धीमी कर ली क्योंकि वो कोई और रिस्क नहीं ले सकता था। उसके पीछे जो कार्स थीं उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिरकार लान वांग जी ने कार धीमी क्यों कर ली थी। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, रुको, शायद आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। फिर वो आदमी एक इशारा देता है तो सारी कार्स एकदम से रुक गईं। वो आदमी कहता है, ऐसे तो हम उस लान वांग जी को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। उनमें से एक दूसरा आदमी पहले वाले के पास अपनी गन लहराते हुए कहता है कि बॉस ने हमें उस लान वांग जी को ज़िंदा पकड़ने के लिए कहा है और अगर किसी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आदमी मरने के लिए तैयार रहे। ये सुनते ही वो पहला आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। इधर वांग जी धीरे धीरे अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था ताकि पुलिस वाले को शक न हो।
वांग जी देखता है कि पुलिसमैन अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी मौका देखकर वांग जी कार लेकर आगे बढ़ जाता है। जो आदमी उसका पीछा कर रहे थे वो धीरे धीरे अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे। वहाँ से निकलते ही वांग जी ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। वो समझ चुका था कि वो अभी अपने घर वापस नहीं जा सकता था। आगे रोड के लेफ़्ट साइड में एक कट थी जहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वांग जी ने उस तरफ अपनी कार मोड़ दी क्योंकि उसे छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। उसने कार को मोड़ के अंदर जाकर रोक दिया। लान वांग जी एक माफिया था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही उसने लाइफ में कभी भी हार ना मानना सीखा था। उसने तुरंत ही कार की चाबी निकाली और कार से निकलकर उसी मोड़ पर आगे भागकर जाने लगा। वांग जी के हाथ से खून बहता जा रहा था, पर वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी बस आगे दिशा में दौड़ता जा रहा था। काफ़ी दूर दौड़ते रहने के बाद उसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है। अब रात का 11:30 बज चुका था। वांग जी ने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी लाइट चल रही थी, पर वहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और एक जगह पर छुप गया। जो लोग लान वांग जी का पीछा कर रहे थे उन्हें उसकी कार एक कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। अपनी गन को साथ लेकर कार की ओर बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि लान वांग जी का दिमाग बहुत तेज था और वो खतरनाक भी बहुत था। जैसे ही वो दोनों कार के पास पहुंचे उन्होंने कार के शीशे के अंदर झांकने की कोशिश करी, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे करके सारे आदमी उन दोनों के पास पहुंच गए। एक ने कहा, कार के शीशे तोड़ देते हैं। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने 3-4 बार गन से फायर किया, पर कार का शीशा नहीं टूटा। गन की आवाज़ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसमें साइलेंसर लगा हुआ था। तभी एक ने कहा, लान वांग जी कार में नहीं है। ये सुनते ही सब चौंक गए। उस आदमी ने कहा, क्या तुमने लान वांग जी को इतना बेवकूफ़ समझा है कि वो यहाँ हमारे आने का इंतज़ार करेगा? उसने कहा, लान वांग जी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी और उसका खून भी बह रहा था। तभी एक आदमी चिल्लाया और कहा, यहाँ देखो, ज़मीन पर किसी के खून के निशान पड़े हुए हैं। वो आदमी एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ये निशान ही हमें लान वांग जी तक पहुँचाएंगे। वो सब ज़मीन पर उन निशानों का पीछा करते हुए लान वांग जी को ढूंढने लगे। इधर वांग जी जिस रेस्टोरेंट में छुपा हुआ था उसका नाम लव ब्लॉसम था। तभी वांग जी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पर्सन कोई धुन गुनगुना रहा था। वांग जी ने अपनी गन को फिर एक बार अपने हाथ में पकड़ लिया। वो पर्सन वेटर के कपड़े पहने हुआ था और वो रिसेप्शन पर जाके कुछ काम कर रहा था, कुछ सामान रख रहा था। तभी वांग जी लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पीछे गया और उस पर्सन के पीठ के पीछे अपनी गन रख दी। अचानक से अपने पीछे किसी को देखकर, और वो भी इतनी रात को, वो पर्सन काफ़ी घबरा गया। वांग जी ने अपनी गन को प्रेस करते हुए कहा, ज़रा भी हिलने की कोशिश की या शोर मचाने की कोशिश की तो ये गोली तुम्हारे भीतर उतार दूंगा। वो पर्सन हड़बड़ाकर बोला, सर, लग रहा है आप गलत जगह पर आ गए हैं। वांग जी ने गुस्से में कहा, ज़्यादा होशियार मत बनो। तभी उस पर्सन ने देखा कि वांग जी के हाथ से खून बह रहा था। उसने कहा, सर, आपके हाथ से खून बह रहा है। अगर टाइम पर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? इधर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, उधर तुम पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लोगे। वो पर्सन बोला, सर, मेरा नाम वे वुशियान है और मैं इसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। वांग जी का काफ़ी खून बह चुका था। शायद उसे उस वेटर पर थोड़ा यकीन हुआ तो उसने अपनी गन को पीछे किया। वे वुशियान जैसे ही माफिया लान वांग जी की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी काँप रहा था। उसने तुरंत ही वांग जी को अपनी बाहों में थाम लिया और रेस्टोरेंट में ही एक छोटे से रूम में ले जाकर वांग जी को बेड पर लेटा दिया। वांग जी दर्द से कराह रहा था और उसका पूरा शरीर काँप रहा था। वो वे वुशियान की ओर देखता ही जा रहा था। वे वुशियान ने कहा, सर, आप यहाँ लेटिए, मैं अभी आया। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगा, वांग जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वे वुशियान समझ गया था। उसने कहा, सर, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी ने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। इसके बाद वे वुशियान रूम से बाहर निकला।
उसने रेस्टोरेंट का मेन दरवाज़ा बंद किया और लाइट भी। इसके बाद वो किचन में गया। वहाँ उसने एक साफ़ कपड़ा, नीडल, थ्रेड, चाकू और कैंडल और पट्टी ली। फिर वे वुशियान ने एक बर्तन में पानी को बॉईल किया। इस सारे सामान के साथ जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि लान वांगजी दरवाजे की ओर अपनी गन लेकर बैठा हुआ था। वे वुशियान को अपने सामने देखकर वांगजी ने अपनी गन नीचे कर ली। वे वुशियान ने सारा सामान साइड टेबल पर रखा और कहा, सर, क्या आपको अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है? ये सुनकर वांगजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वे वुशियान ने कहा, मैं नहीं जानता कि आपको ये गोली कैसे लगी। शायद आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी किसी पर यकीन नहीं करता, पर अभी आपकी चोट का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन शब्दों ने शायद वांगजी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट किया। उसने अपनी गन नीचे कर ली। वे वुशियान धीरे से वांगजी के पास गया और बोला, सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वांगजी पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से उसने रिप्लाई दिया और कहा, मेरा नाम लान वांगजी है। ये सुनकर वे वुशियान मुस्कुराया और बोला, लान वांगजी, ये तो काफ़ी अच्छा नाम है। वे वुशियान ने कहा, क्या मैं आपको वांगजी कहकर बुला सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी एज लगभग एक है। पर वांगजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये देखकर वे वुशियान ने कहा, ओके, मैं आपको सर कहकर ही बुलाऊंगा। वांगजी बहुत ध्यान से वे वुशियान की ओर देखता जा रहा था। वे वुशियान ने कहा, सर, आपके हाथ के ऊपर के हिस्से में गोली लगी हुई है, इसलिए आपको अपनी शर्ट निकालनी पड़ेगी। वांगजी ये सुनते ही वे वुशियान से कुछ कहने ही वाला था, पर तभी वे वुशियान ने कहा, ओके सर, मैं समझ गया। आपको शर्म आ रही है ना मेरे सामने शर्ट उतारने में? वांगजी थोड़ी देर चुप रहा। फिर वे वुशियान से बोला कि मेरी हेल्प करो शर्ट को निकालने में। वे वुशियान ने सुनकर चौंक गया और बोला, ओह, ओके। इसके बाद उसने धीरे धीरे वांगजी की शर्ट के बटन्स को ओपन किया और धीरे से उसे बाहर निकाल दिया। वांगजी बिना कोई हलचल किए बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। शर्ट ओपन होने के बाद वे वुशियान बहुत ध्यान से वांगजी की ओर देखते हुए बोला, सर, क्या आप जिम जाते हैं? ये सुनकर वांगजी गुस्से में वे वुशियान की ओर देखने लगा। वे वुशियान ने कहा, ओह सॉरी। उसने कहा, सर, मैं आपकी ये गोली निकालकर पट्टी तो बांध दूंगा, पर आपको दर्द बहुत होगा, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मैं आपका ये दर्द कम कर सकूं। वांगजी ने वे वुशियान की ओर देखा और कहा कि तुम ऐसे ही गोली को निकाल दो। ये सुनकर वे वुशियान काफ़ी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि कोई पर्सन इतना हिम्मती कैसे हो सकता है जो बिना किसी दवा के इतना दर्द बर्दाश्त कर सके। वे वुशियान ने पहले वांगजी के घाव को साफ़ किया, फिर चाकू को कैंडल के लाइट में गर्मा करके वांगजी के हाथ से गोली को निकालने लगा। शुरुआत में तो वांगजी ने अपने मुंह को हाथ से दबा रखा था ताकि कोई शोर ना आए, पर वे वुशियान बहुत केयरफुली गोली को निकाल रहा था। पर वांगजी के चेहरे को देखकर उसे साफ साफ समझ में आ चुका था कि वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही गोली निकलने वाली थी, वांगजी ने वे वुशियान के कंधे को कसकर अपने हाथों से पकड़ लिया और उसने अपना सर वे वुशियान के कंधे के पास छुपा लिया। वे वुशियान ने कहा, सर, गोली निकल चुकी है, अब मैं इस पर पट्टी कर देता हूँ। वांगजी बहुत दर्द में था। वे वुशियान ने वांगजी के हाथ पर पट्टी कर दी और अपना एक हाथ वांगजी की पीठ पर रखकर उसे धीरे धीरे से सहलाने लगा और धीरे से वांगजी के कान के पास जाकर बोला, वांगजी, अब तुम ठीक हो। तुम्हारा ये दर्द कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद चला जाएगा। वे वुशियान को पता नहीं था कि लान वांगजी कौन है, पर उसके मुंह से अपने लिए इतने प्यार से बोले शब्द लान वांगजी के कानों में यूं ही काफ़ी देर तक गूंजते रहे। लान वांगजी को इतने अपनेपन का एहसास आज तक नहीं हुआ था। उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें पैसा और पावर चाहिए था, और ये बात लान वांगजी को बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन वे वुशियान एक ऐसा पर्सन था जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है। ये सारी चीज़ें वांगजी को
एक अजीब सा एहसास करा रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और उसके साथ क्यों हो रहा है, वो भी एक लड़के के लिए। तभी जब वांग जी ने अपना सर वे वुशियान के कंधे से उठाया तो वे वुशियान ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसकी वजह से वांग जी के गाल नम पड़ गए थे। वे वुशियान ने अपने हाथ वांग जी के आंसुओं को पोंछने के लिए आगे बढ़ाए, पर वांग जी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। वांग जी बहुत गौर से वे वुशियान को देखता जा रहा था। वे वुशियान शाय फील करने लगा। उसने कहा, सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनते ही वांग जी ने वे वुशियान का हाथ छोड़ दिया और साइड में रखी अपनी शर्ट को पहनने लगा। वे वुशियान ने कहा, सर रुकिए रुकिए, आप ये शर्ट मत पहनिए, मैं आपके लिए एक दूसरी शर्ट लेकर आता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं यही शर्ट पहनूंगा। वे वुशियान ने कहा, सर आपकी इस शर्ट पर ब्लड लगा हुआ है, मैं इसको धोकर डाल देता हूँ, सुबह तक ये सूख जाएगी। वांग जी ने कहा, मेरे पास सुबह तक का टाइम नहीं है। ये सुनकर वे वुशियान ने कहा, लेकिन सर इतनी रात में आप कहाँ जाओगे? ओके ओके ठीक है, मैं आपकी शर्ट को नहीं धुलूँगा, पर आप इसे अभी मत पहनो। मैं आपको अपनी एक शर्ट देता हूँ जो मैंने बस 1 ही 2 बार पहनी हुई है, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। न जाने क्यों वह वांग जी, जिसके सामने कोई कुछ भी कहने में डरना था, वही वांग जी आज एक अजनबी की बातों को मना नहीं कर पा रहा था। ये कहकर वे वुशियान ने उसी रूम में एक छोटी सी अलमारी थी, उसे खोला और एक ब्लैक कलर की शर्ट को निकाला। उस शर्ट को निकालकर उसने वांग जी को दिया। उसने कहा, सर ये लीजिए। उस शर्ट को वांग जी ने जब देखा तो उसने सोचा कि क्या वे वुशियान के पास सिर्फ ब्लैक कलर की शर्ट है। वांग जी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर वे वुशियान समझ गया। उसने कहा, ओहो सर, एक्चुअली ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरे पास ज़्यादातर ब्लैक कलर की शर्ट्स हैं, मैं और कलर्स जल्दी नहीं पहनता हूँ। उसी जगह वांग जी ज़्यादातर वाइट या ग्रे कलर की शर्ट्स ही पहनता था। वे वुशियान ने वांग जी से कहा, सर ब्लैक शर्ट में आपका घाव पता भी नहीं चलेगा। कुछ सोचकर वांग जी ने शर्ट ले ली और उसे पहनने लगा। उधर वो लोग जो वांग जी का पीछा कर रहे थे, कुछ दूर पर जाकर खून के निशान गायब हो गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लान वांग जी कहाँ गायब हो गया था और वो अब क्या करें। तभी एक आदमी बोलता है कि लान वांग जी यहीं कहीं हैं, क्योंकि उसका इतना खून बहा था कि वो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाया होगा। तभी उस आदमी की नज़र उस रेस्टोरेंट पर पड़ती है जहाँ वांग जी छुपा हुआ था, पर उन्हें पता नहीं था। लेकिन एंट्री गेट पर ब्लड की 2-3 बूंदें पड़ी हुई थी। वे वुशियान और वांग जी रूम में बैठे हुए थे। तभी रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। वे वुशियान ने सोचा कि रात का 12:30 बज रहा है, इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है। वांग जी ने अपनी गन निकाल ली थी, क्योंकि उसको शक हो गया था कि शायद वही लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वे वुशियान ने धीरे से कहा, सर आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। ये कहकर वे वुशियान वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा, मत जाओ। वे वुशियान ये देखकर हल्का सा मुस्कुराया और वांग जी के हाथ को अपने हाथ से प्रेस करते हुए बोला, सर मैं संभाल लूँगा, आप परेशान मत हो, आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो। वांग जी ने अपनी गन को लोड कर लिया था, क्योंकि वो दोबारा रिस्क नहीं ले सकता था। वे वुशियान ने जब मेन गेट खोला तो उसने नींद भरी आवाज़ में कहा, इतनी रात में आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। उसी आदमी ने अपनी गन को हवा में लहराते हुए वे वुशियान से कहा, क्या तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा था जिसके हाथ में गोली लगी हो और जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हो? वांग जी अपनी गन लेकर एक कोने में छुपा हुआ था और वे वुशियान और उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। वे वुशियान ने कहा, इतनी रात हो गई है, मैं सोऊंगा या किसी को देखूंगा? वो आदमी जिसने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खटखटाया था, उसने अपनी गन वे वुशियान के ऊपर तानते हुए कहा कि हमसे होशियार मत बनो और ज़्यादा झूठ मत बोलो। यहाँ ये खून की बूंदें किसकी पड़ी हुई हैं? वे वुशियान ने उधर देखा जहाँ वो आदमी इशारा कर रहा था। उसने कहा, अरे ये तो मेरा ब्लड है। ये कहकर वे वुशियान ने अपनी उंगली दिखाई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी।
वांग जी सोचता है कि वेवूशियन के हाथ में चोट कब लगी और उसे पता कैसे नहीं चला। इधर वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर वह बोला कुछ भी नहीं और वेवूशियन को घूरते हुए वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला गया। उसके जाने के बाद वेवूशियन ने दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि वांग जी खड़ा था। अचानक से उसे अपने सामने देखकर वेवूशियन चौंक गया। उसने कहा, अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, वेवूशियन, तुम्हारी उंगली में चोट कब लगी? ये सुनकर वेवूशियन हल्का सा मुस्कुराया, बोला, अरे ये आज मैं सुबह कुछ काम कर रहा था किचन में, उस टाइम पर चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। वांग जी ने बहुत ध्यान से वेवूशियन की उंगली को अपने हाथ से पकड़ा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इससे पहले कि वेवूशियन कुछ बोलता, वांग जी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। बस उसने इतना कहा, वेवूशियन, अपना ध्यान रखा करो। वेवूशियन मुस्कुराया और बोला, ओके सर। उसने वांग जी से पूछा था कि क्या वो कुछ खाएगा, पर वांग जी ने उसे मना कर दिया। वो दोनों अब उसी रूम में बैठे थे। वांग जी ने कहा, वेवूशियन, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो? वेवूशियन ने सुनते ही वांग जी को अपनी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर दे दिया। वांग जी ने जब फ़ोन को खोलना चाहा तो उस पर पासवर्ड पड़ा हुआ था। उसने इशारे से वेवूशियन से पासवर्ड डालने के लिए कहा। वेवूशियन हंसा और बोला, ओह सॉरी। फिर उसने फ़ोन का लॉक ओपन करके दे दिया। वांग जी ने अपने भाई को फ़ोन मिलाया था और उससे बात करने के लिए वो दूसरे रूम में चला गया। ला शिचेन ने तुरंत ही कॉल उठाई और बोला, हेलो वांग जी, कैसे हो? वांग जी सोचता है कि गा को कैसे पता चला कि मैंने ही कॉल करी है। ला शिचेन कहता है, वांग जी, मुझे पता था कि तुम कॉल करोगे। वो कहता है कि वांग जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो स्विच ऑफ बता रहा है। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। तुम ठीक तो हो ना वांग जी? ये सारी बातें सुनकर वांग जी ने कहा, गा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल सुबह से पहले घर वापस आ जाऊँगा। वो बात उसने कहा, गा, आप परेशान मत हो। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्योंकि पता नहीं हमारी बातें और कौन कौन सुन रहा हो, पर कल सुबह होने से पहले मैं वापस ज़रूर आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, गा, आपका भाई स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें होने के बाद वांग जी ने कॉल काट दी और उसने वो नंबर भी डिलीट कर दिया। फिर जब वो रूम में वापस गया तो उसने देखा कि वेवूशियन बेड से थोड़ी दूर पर एक टेबल पड़ी थी, उस पर लेटे लेटे सो गया था। वांग जी ने उसका फ़ोन उसके पास रख दिया और खुद बेड पर धीरे से लेट गया। जब वो लेटा तो अचानक से उसकी नज़र वेवूशियन की आँखों, उसके होंठ और उसके चेहरे पर पड़ी। वो सोचता है कि क्या सच में कोई इतना मासूम और साफ दिल का भी हो सकता है। वांग जी के दिल में वो एहसास जाग रहे थे जिन्हें वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी नज़र वेवूशियन के होंठ पर पड़ी, जिसे देखकर वांग जी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। पर अगले ही पल उसने खुद को झकझोरा और कहा, वांग जी, ये सब तुम क्या सोच रहे हो? तुम एक माफिया हो जिसकी ज़िंदगी में अगले पल में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते हो और ऐसी फीलिंग्स लाना भी बेकार है तुम्हारे लिए। पर इस सब के बावजूद वांग जी की नज़रें वेवूशियन पर से हट ही नहीं पा रही थी। यूं ही लेटे लेटे वांग जी को भी नींद आ गई। सुबह का 5 बजा था। वांग जी को आदत थी जल्दी उठने की, इसीलिए उसकी नींद अचानक से खुल गई और उसने देखा कि उसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी। ये देखते ही वांग जी की नज़र वेवूशियन पर पड़ी, जो गहरी नींद में था। वांग जी बिना आहट किए धीरे से बेड से उठा, क्योंकि वो वेवूशियन को जगाना नहीं चाहता था। वेवूशियन ने वांग जी की वाइट शर्ट पहले ही एक बैग में डाल दी थी। वांग जी ने उस बैग को उठाया और वहाँ से जाने लगा, पर तभी उसके पैर रुक गए। उसने सोचा कि वो ऐसे कैसे जा सकता है बिना कुछ बोले। उसने एक नोट में लिखा, वेवूशियन, कल रात मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये राज हमारे बीच में ही रहेगा। वांग जी ने जल्दी में अपनी पर्स कार में ही छोड़ दी थी। उसने सोचा कि वो वेवूशियन को इस सब के बदले में क्या दे। तभी उसकी नज़र
उसके हाथ पर जो उसने घड़ी पहनी हुई थी उस पर गई। वो घड़ी काफ़ी महंगी थी। वांग जी के पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी और न कभी होने वाली थी, पर वो घड़ी उसके लिए बहुत प्यारी थी क्योंकि उसके ग ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पर वांग जी ने ज़्यादा नहीं सोचा और वो घड़ी निकालकर साइड में टेबल पर रख दी और साथ में उसके वो नोट भी। उसने सोचा कि जब वेवूशियन सुबह उठेगा तो उसे ये नोट मिल जाएगा। वहाँ से निकलने से पहले वो सोचता है कि क्या वो फिर कभी वेवूशियन से मिल पाएगा, पर वो खुद को ख्यालों से वापस निकालता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने मैंशन पहुंचना था और काफ़ी रिस्क भी था। इसके बाद उसने धीरे से रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला, पर पहले उसने देख लिया कि कहीं कोई है तो नहीं। वो सारे आदमी वापस जा चुके थे। वांग जी अपनी कार से वापस नहीं जा सकता था क्योंकि ये काम बहुत रिस्की था। हो सकता है कि वहाँ पर कोई इसका इंतज़ार ही कर रहा हो। उसने एक टैक्सी को रोका और उसमें वो अपने माफिया मैंशन की ओर निकल गया, पर उसके दिल और दिमाग में वेवूशियन उसकी बातें घर कर गई थी। न जाने क्या हो गया था वांग जी को। एक रात में कितना कुछ बदल दिया था। एक रात ने कितना कुछ बदल दिया था उसकी ज़िंदगी में। वेवूशियन के लिए उसके दिल में जो था वो क्या था, ये सारी बातें वांग जी को समझ में नहीं आ रही थी। पर एक चीज़ तो तय थी कि वेवूशियन उसके दिल में घर कर गया था। सो गाइस, यहीं पर हमारा इस न्यू एफएफ का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। आप सब मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।